Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about DPSP, that is Directive Principles of State Policy. This topic is very important for the purpose of examination. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक डीपीएसपी है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वीडियो में हम डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे और इसके तमाम आर्टिकल्स जो कि 36 से 51 तक आते हैं, उन तमाम आर्टिकल को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। So let's get started today's topic, that is Directive Principles of State Policy। इसका मतलब ये है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो स्टेट इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे, मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी को फॉर्म करेगी। तो इन प्रिंसिपल्स को एज ए डायरेक्शन पॉलिसी फॉर्मेशन में ध्यान में रखना, मद्देनज़र रखना, इसको हम डीपीएसपी कहते हैं। These principles are in the nature of directives to the government to enforce them for formulating social and economic democracy in the country। ये सारे प्रिंसिपल्स नेचर में गवर्नमेंट, इट मीन्स स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो इन प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करे, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कंट्री के अंदर। तो कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स में लाए। दिस प्रिंसिपल्स आर गिवन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है, दैट इज़ आर्टिकल 36 to 51। और ये प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 से 51 के अंडर आते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नेचर में जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कि इन प्रिंसिपल्स को लीगली कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता है। इट्स ओबीडेंस और इम्प्लीमेंटेशन कांट बी सिक्योर्ड थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब ये भी है कि इन प्रिंसिपल्स को ऑबे करना और इम्प्लीमेंट करना को सिक्योर नहीं किया जा सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा, बट स्टिल दिस आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मगर इसके बावजूद ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल हैं कंट्री को गवर्न करने के रिगार्डिंग। एंड सेकेंड पॉइंट, डीपीएसपीज आर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर अम्बेडकर सेज अबाउट डीपीएसपी, इट इज़ द नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी के रिगार्डिंग डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर है। Here are DPSP are divided into 3 सेक्शन। यहाँ पर डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट,
सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सेकेंड गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट को देखते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब है? एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, इसका मकसद है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना और ऐसे पाथ को सेट करना जो स्टेट के वेलफेयर के लिए हो। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मकसद है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करने के साथ साथ एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 क्लोज ए, 47 के अंडर आते हैं। एंड सेकेंड प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। It is based on Gandhian ideology and used to represent program of reconstruction enunciated by Gandhi during the national movement. सेकेंड प्रिंसिपल्स है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल्स गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी पर बेस्ड है। जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट के दौरान दिया था, उन्हीं पर ये बेस्ड है। और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48 के अंडर आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, दैट इज रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। और ये तीसरा प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 एंड 51 के अंडर आते हैं। Now from here I am going to discuss entire articles which are mentioned in DPSP। अब यहाँ से उन तमाम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो DPSP के अंडर आते हैं, और वो 36 से 51 तक वो आर्टिकल्स हैं। सो फर्स्ट आर्टिकल 36, इट डिफाइंस स्टेट, सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, विच मीन्स स्टेट इंक्लूड्स। आर्टिकल 36 ये स्टेट को डिफाइन करता है, और ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेम उसी माने में है, उसी मीनिंग में है जो कि पार्ट 3 में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है, विच मीन्स स्टेट इंक्लूड्स। तो जिसका मतलब होता है कि स्टेट इन दो ऑप्शन, इन दो चीज़ों को इंक्लूड होता है। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जो भी स्टेट और यूनियन के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये स्टेट को डिफाइन करता है। एंड सेकेंड, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो तमाम के तमाम लोकल अथॉरिटीज़ जो कि इंडिया के टेरिटरीज़ के अंडर आते हैं, या वो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं, ये क्या होगा, स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएंगे। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 37, एक्सटेंट ऑफ इन्फोर्सिएबिलिटी। आर्टिकल 37 कहता है इन्फोर्सिएबिलिटी को एक्सटेंड करना, दैट इज़ the directive principles shall not be enforceable by any court। कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। बट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मगर इसके बावजूद ये प्रिंसिपल्स किसी भी कंट्री को गवर्न करने में फंडामेंटल का स्टेटस रखते हैं।
and it shall be the duty of the state to apply them in making laws। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 37 कहता है कि स्टेट जब भी कोई लॉ बनाती है या कोई पॉलिसी बनाती है तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे, मद्देनज़र रखे। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर, के वेलफेयर के लिए सोशल ऑर्डर, दैट इज द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 38 कहता है, वेलफेयर की बात करता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि वो लोगों के वेलफेयर को प्रोमोट करे। कैसे करे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करने के द्वारा, एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसी के साथ साथ स्टेट लोगों के वेलफेयर को प्रोमोट करेगा इनइक्वालिटीज़ को कम करके, इनकम में इनइक्वालिटीज़ को कम करने के, स्टेटस में इनइक्वालिटीज़ को कम करने के ज़रिए, और फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने के ज़रिए वो लोगों के वेलफेयर को प्रोमोट करेगा। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 39 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। आर्टिकल 39 कहता है कि वो प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ के वो प्रिंसिपल जिसको स्टेट के द्वारा फॉलो किया जाता है। द फर्स्ट पॉइंट, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, के मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को एडिक्वेट करना तमाम शहरियों के लिए, तमाम नागरिकों के लिए, तमाम नागरिकों के लिए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को एडिक्वेट करने का राइट, अधिकार। एंड सेकेंड पॉइंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कम्युनिटी के जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसको कॉमन गुड के लिए बराबर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना जिसमें समानता हो। एंड थर्ड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी के साथ साथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ के कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना। ऐसा ना हो कि सारा का सारा वेल्थ किसी एक ही इंसान, किसी ऐसी व्यक्ति के पास चला जाए। तो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं और वेल्थ हैं उनके कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करना। एंड फोर्थ पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, के मर्द हो या औरत, मैन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। इसी के साथ साथ चिल्ड्रेन और वर्कर्स के स्ट्रेंथ और हेल्थ को प्रिजर्व करना अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, फोर्सिबल अब्यूज़ के अगेंस्ट चिल्ड्रेन और वर्कर्स के स्ट्रेंथ और हेल्थ को प्रिजर्व करना, महफूज करना। एंड लास्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, कि चिल्ड्रेन के हेल्थ डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। दिस क्लोज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये जो लास्ट वाला क्लोज है इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 39A,
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 क्लोज ए कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि अगर कोई व्यक्ति वकील करने के लिए उसके पास फाइनेंस नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वकील प्रोवाइड करवाए। 42nd अमेंडमेंट 1976, और इस क्लोज को भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 40 पंचायत सिस्टम। आर्टिकल 40 ये पंचायती सिस्टम्स के बारे में बात करता है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन etc। आर्टिकल 41 ये काम करने के अधिकार और तालीम हासिल करने के अधिकार के बारे में बताता है। दैट इज स्टेट शेल एज पर इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट make effective provision for securing right to work, right to education, and right to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement, and unreserved want। कि स्टेट अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के एतबार से वो इफ़ेक्टिव प्रोविज़न को बनाएगा ताकि वो वर्क के अधिकार को, एजुकेशन के अधिकार को सिक्योर कर सके। इसी के साथ साथ पब्लिक असिस्टेंस को भी प्रोवाइड करे इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड अनरिजर्व वांट जैसे केस में पब्लिक असिस्टेंस को भी प्रोवाइड करेगा। And next, Article 42, just and human conditions of work and maternity relief। Article 42 कहता है कि जो भी वर्कर्स हैं उनसे काम कराना ह्यूमनली कंडीशन में। इसी के साथ साथ जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिलीफ होते हैं वो प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 42 कहता है। एंड आर्टिकल 43 प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। इसमें 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट शेल endeavor टू सिक्योर टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज अ लिविंग वेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि वो तमाम वर्कर को सिक्योर करे, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और इसी के साथ साथ लिविंग वेज और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी क्या करना, सिक्योर करने की कोशिश करेगा। फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को भी सिक्योर करने की कोशिश करेगा। एंड सेकेंड पॉइंट, स्टेट शेल endeavor टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़, के स्टेट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोमोट करने की कोशिश करेगा ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, इंडिविजुअल लेवल पर और कोऑपरेटिव बेसिस पर इन रूरल एरियाज़ में। द नेक्स्ट आर्टिकल 43A, participation of workers। The state shall take steps to secure the participation of the workers in the management of industries। आर्टिकल 43 क्लोज ए कहता है कि वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करें। द स्टेट शेल टेक स्टेप, कि स्टेट ये स्टेप लेगा कि वो वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए स्टेप लेगा इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में, जहाँ पर वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। जिस भी इंडस्ट्रीज़ में जो मैनेजमेंट है उसमें भी पार्टिसिपेशन करने का अधिकार होगा वर्कर के लिए। तो स्टेट वर्कर के पार्टिसिपेशन को इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में सिक्योर करने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 43 क्लोज बी सेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 43 बी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में
बात करता है, दैट इज़ टू प्रोमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। के स्टेट वॉलंटरी ये फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग को, इसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक कंट्रोल को, और इसी के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 44, द स्टेट शेल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code through the territory of India। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट कोशिश करेगा कि वो तमाम सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर करने की कोशिश करेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 45, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। आर्टिकल 45 कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करना, कि इब्तदाई बचपन में देखभाल, और इसी के साथ साथ एजुकेशन उन तमाम बच्चों को जिनकी उम्र 6 साल कंप्लीट ना हुए हों, तो उन बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आर्टिकल 46, द स्टेट शेल promote educational and economic interest of the weaker sections of the people, particularly that of the scheduled caste, SCs, scheduled tribes, STs and other weaker sections। आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, लोगों में वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इसके अलावा जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनके इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इन्हें प्रमोट करने की कोशिश करेगा। एंड आर्टिकल 47, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप लेगा, इकदामात लेगा। इसी के साथ साथ जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स होते हैं उनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करेगा, और ये ड्रिंक्स और ड्रग्स जो कि हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसमें वाइन भी आएंगे, और जितने भी ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, उन तमाम चीज़ों के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 48, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ काउज एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आर्टिकल 48 कहता है कि स्लॉटर ऑफ काउज को प्रोहिबिट करना, रोकना, इसी के साथ साथ इनके ब्रीडिंग को इम्प्रूव करना, एंड टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनाइज करना। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 48A, to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। आर्टिकल 48 क्लोज ए कहता है कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और इसे प्रोटेक्ट करना, इसी के साथ साथ कंट्री में जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट हैं, उन सबको सेफ गार्ड करने की बात आर्टिकल 48A कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 49, द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्ट्रिक इंटरेस्ट। जितने भी आर्टिस्टिक प्लेस हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट हैं,
मॉन्यूमेंट्स हैं उन तमाम को प्रोटेक्ट करना। एंड आर्टिकल 50 द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट के जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, स्टेट के जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की कोशिश करेगा। And Article 51 it declares that to establish international peace and security the state shall endeavor to। आर्टिकल 51 कहता है ये डिक्लेयर करना कि जो भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उनको इस्टेब्लिश करना। इसी के साथ साथ स्टेट ये भी कोशिश करेगा कि टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशंस, कि नेशन के साथ ऑनरेबल रिलेशन को बनाए रखना। एंड टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। इसी के साथ साथ जो भी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी है, ऑब्लिगेशन है, उनको फॉस्टर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। And the last point, encourage settlement of international disputes by arbitration। और इसी के साथ साथ स्टेट कोशिश करेगा कि आर्बिट्रेशन के द्वारा जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइज़, हमने आज इस वीडियो में डीपीएसपी को ब्रीफ में पॉइंट वाइज, आर्टिकल वाइज डिस्कस किया। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you very much.